रिया, रिया, तुम्हें सुनाई नहीं देता? कब से आवाज लगा रहा हूं? पागल हूं मैं? कहते हुए एक जोरदार थप्पड़ पंकज ने रिया के गाल पर मारा। बेचारी रिया मर्द का हाथ जोरदार थप्पड़ सहन न कर पाई और दूर जाकर गिर पड़ी। उसके पूरे गाल पर पंकज के हाथों की उंगलियों के चारों निशान छप गए थे। आंखों में आंसू लिए पंकज को हैरानी से देख रही थी। बोलने की तो उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती थी। ऊपर से सास संगीता जी रिया को मार खाते हुए देखा तो एक बार भी अपने बेटे को नहीं रोका, उल्टा और बेटे को चढ़ाते हुए कहने लगी, जब तुम्हें पता था बहू कि पंकज को ऑफिस निकलना होता है 8 बजे, तो तब तक तुम घर का सारा काम निपटाकर उसको देख नहीं सकती? बताओ तो, 4 बार आवाज लगा चुका है। अगर पहले ही आवाज में चली गई होती तो मार तो नहीं खानी पड़ती ना तुझे। रिया हैरानी से सास को देखने लगी। क्या औरत है ये, एक बार भी अपने हैवान राक्षस बेटे को मना करने की बजाय सारा दोषारोपण मेरे ऊपर ही कर रही हैं, जबकि लगातार सोफे पर बैठे ये देख रही कि मैं सुबह से लगातार घर के कामों में लगी हूँ। पंकज 8 बजे ही ऑफिस चले जाते हैं। डर के मारे मैं 4 बजे से ही उठ जाती हूँ और तब से लेकर लगातार लगी रहती हूँ। चाय तक पीने की नौबत नहीं होती है। इसके बावजूद भी मुझे ये इनाम मिलता है। और पंकज ने मुझे मारा भी तो क्यों? छोटी सी मामूली बात पर की वो मुझे दोबारा आवाज दे चुके हैं। मेरा हाथ फंसा था, मैं आटा गूंथ रही थी, जल्दी जल्दी में हाथ धोकर आ ही रही थी, इतने में हाथ उठाने की कौन सी बात आ गई। लेकिन माँ जी को ये सब कहाँ दिखेगा। उन्हें तो बेटे के आगे महान बनना है। बेटे को समझाने की बजाय उल्टा पंकज को चढ़ाने लगी कि जाने जब से शादी हुई है मेरे बेटे का दिमाग हमेशा चिड़चिड़ा सा रहता है। ये औरत उसे पागल कर दी है। नहीं तो ऐसा नहीं था मेरा बेटा। आज तक मैं इसके मुंह से तेज आवाज नहीं सुनी। मारपीट तो बहुत दूर की बात है, जाने मेरे बेटे को ही पूरा बदल के रख दी है। संगीता जी बड़बड़ाती रहीं और पंकज पैर पटकते हुए ऑफिस चले गए। बेचारी रिया अभी भी औंधे मुंह पड़ी ही थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या थी। उसे इस तरह से क्यों पूरे परिवार के सामने जलील किया जाता है, बार बार मारा जाता है। और ऊपर से संगीता जी जब भी पंकज रिया को मारते बीच में जरूर बोलती थी, वो भी जानबूझकर, ताकि पंकज का गुस्सा और बढ़े, वो रिया को और मारे और पीटे। बेटे बहू की लड़ाई में उन्हें खुशी तो बहुत मिलती थी। पूरे हफ्ते रिया और पंकज में बातचीत बंद रही। लेकिन कहते हैं ना, पति पत्नी में चाहे कैसी भी लड़ाई हो, कुछ दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो ही जाता है। रिया के बेटे का जन्मदिन आया। उसका बेटा आज पूरे 1 साल का हो गया था। पोते के बर्थडे की खुशी में संगीता जी ने छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें रिश्तेदारों को बुलाया गया था। रिया के घर से रिया की भाभी और भैया आए थे। केक काटा गया, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अचानक ही जाने कौन सी बात पर पंकज चिढ़ जाते हैं और सबके सामने रिया का हाथ पकड़ उसे लगभग घसीटते हुए कमरे में ले जाते हैं और अपने गुस्से का गुब्बार निकालते हुए रिया को एक जोरदार थप्पड़ लगाकर कहते हैं, तुम्हें इशारों में बातें समझ में नहीं आती? कब से मैं इशारों से बोल रहा हूँ, केक कट गया है, जल्दी मेहमानों के आगे सर्व कर दो। तुम फोटो खिंचवाने में लगी पड़ी हो। अब रिया क्या ही बताए और कैसे बताए पंकज को कि जिन मेहमानों को खिलाने के चक्कर में पड़े हो वही बार बार उसका हाथ पकड़ के फोटो खिंचवाने के लिए बुला रहे थे। लेकिन ये बात बताने का पंकज ने मौका ही कहाँ दिया उसे। उसे तो अपनी मर्दांगनी दिखानी थी, सो दिखा दी। अकेले में सब कुछ चल जाता था, लेकिन आज सबके सामने रिया को लगभग घसीटते हुए जो पंकज लेकर आए थे, मेहमानों में भी इसको लेकर चर्चा होने लगी थी। इधर रिया की भाभी ने माहौल गर्म होते हुए देखा तो सबसे पहले मेहमानों को खाना लगाया। खा पीकर जब सारे मेहमान चले गए तो मौका देखकर वो रिया के कमरे में गई। रिया बेचारी शर्म के मारे मेहमानों के सामने नहीं आ पाई। कौन से चेहरे पर झूठी हंसी लेकर जाएगी, इसलिए वो कमरे में ही बंद रह गई। उसके बेटे का जन्मदिन था, लेकिन उसके लिए तो रोज का वही दिन था। जैसे ही रिया की भाभी सारा काम निपटाकर रिया के कमरे में आती हैं, रिया को रोता हुआ देख रिया के कंधे पर हाथ रख उसे सांत्वना देते हुए कहती हैं, रिया, आज जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। देखो, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस समय तुम्हारे भैया बाहर थे, उनके कान में कोई खबर नहीं जा पाई। नहीं तो अगर ये सारा कुछ उन्होंने देख लिया होता
तो आज जन्मदिन की जगह न जाने क्या हो जाता। पति पत्नी का रिश्ता प्यार, विश्वास, एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे की इज्जत करने से चलता है। अब वो जमाना नहीं रहा कि पति की मार खाकर सबके सामने जलील होकर भी तुम अकेले कमरे में बैठकर रोकर अपनी जिंदगी काट दो। रिया, जमाने के साथ चलो। बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए नहीं बोल रही, तुम्हारा घर तोड़ने के लिए नहीं बोल रही, लेकिन अपने आत्मसम्मान के लिए तुम्हें तो खड़ा होना ही पड़ेगा। जब पंकज की हरकतों को उसके परिवार में कोई भी मना करने वाला नहीं है तो तुम उठो, तुम अपनी आवाज उठाओ। तुम्हें अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान खुद बचाना होगा। आज तो पंकज सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़ के ले गए। अगर ऐसा ही रहा तो कल को वो 4 लोगों के सामने तुम्हें थप्पड़ मारने में भी संकोच नहीं करेंगे। भाभी की बातें सुन रिया लगातार रोई जा रही थी। बेचारी बनी भाभी को देख रही थी। भाभी ने कहा, रिया, बेचारी बनने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी इज्जत खुद बचानी है। पति को प्यार मान सम्मान तब तक देते हैं जब पति अपनी पत्नी की इज्जत करे, उसके मान सम्मान की रक्षा करे। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। पंकज जिस भाषा में तुम्हें समझा रहा है, तुम्हें भी उसी भाषा में इसका जवाब देना होगा। शायद तब जाकर उसे तुम्हारे दर्द का एहसास होगा। समझदार हो, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। भाभी की बातें कहीं ना कहीं रिया के मन में भी घर कर गई थी। सही तो कह रही थी भाभी कि अगर ऐसी ही मेरी हालत हुई तो कल को मैं इस घर की नौकरानी बन के रह जाऊंगी। पंकज का जब जी चाहेगा मेरा इस्तेमाल करेगा, जब जी चाहेगा लोगों के सामने मुझे जलील करेगा। नहीं, अब और नहीं, बहुत हो गया, बहुत सह लिया मैंने। सही बात है, रिश्ते बस एक तरफ से नहीं चलते। पूरी रात रिया इसी उधेड़-बुन में लगी रही। भाभी की बातों से उसके मन में एक अलग ही आशा की उम्मीद जली थी, एक आत्मविश्वास जगा था। रिया की भाभी ने एक बार रिया के सास से भी कहा, माँ जी, आप पंकज को समझाती क्यों नहीं? बात बात पर हाथ उठाना सही नहीं होता है। देखो भाई, ये उन पति पत्नी के बीच का मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती। जहाँ बोलने का हक ना हो वहाँ बोलना ही सही नहीं होता है। संगीता जी ने कहा तो अपने लिए, पर ऐसा लगा जैसे वो रिया की भाभी को सुना रही हैं। समझदारों के लिए इशारा ही काफी होता है। रिया की भाभी समझ गई कि मेरा इस तरह से बोलना ही इन्हें अच्छा नहीं लग रहा। अब भाभी को रिया की भी चिंता होने लगी। खैर, उस दिन खा पीकर सब लोग घर चले गए। अगले दिन रिया की भाभी ने रिया को फोन किया और उसे समझाते हुए कहने लगी, रिया, कुछ सोचा है तुमने? भाभी, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं तो कुछ सोच ही नहीं पा रही। मैं ऐसा क्या करूं कि बार बार इनका हाथ उठाना बंद हो जाए। देखो रिया, तुम बहुत इमोशनल हो, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ऐसे तुम्हारी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगी। अभी बुरा मत मानना, लेकिन एक बार सोच के देखो, अगर उस घर में तुम्हारी कोई भी कदर नहीं हुई और पंकज ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर तुम्हारे ऊपर हाथ उठाते रह गए, लोगों के सामने जलील करते रह गए, तो भगवान ना करे एक दिन वो गुस्से में तुम्हें घर से बेघर भी कर सकते हैं। तुम्हारे सास वैसे ही पंकज का साथ देती हैं, तुम्हारा साथ देने के लिए फिर कौन रहेगा? भाभी की बात सुन रिया हैरान हो गई। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसने बड़ी हिम्मत करके बोला, भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? और अगर मुझे कुछ हुआ तो क्या आप लोग नहीं हो? मेरा मायका नहीं है? देखो रिया, साफ साफ बताती हूँ, चाहे तुम्हें बुरा लगे या भला लगे, मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए बोल रही हूँ। मायके में आकर भी तुम कितना दिन रहोगी? 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना, आखिर कब तक? एक शादीशुदा लड़की का आकर मायके में बैठना कितना दुख भरा होता है, तुम समझ सकती हो क्या? क्या बीतेगी तुम्हारे भैया के ऊपर? उनकी तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात रही, हर पति पत्नी के बीच में लड़ाई में जरूरी तो नहीं है कि पति से तंग आकर पत्नी घर छोड़कर चली जाए या तलाक ले ले। कभी अपने हक के लिए लड़ना भी सीखो। कभी कभी लोगों को उनकी भाषा में जवाब देना भी जरूरी होता है। ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी,
लेकिन इतना जरूर कहूँगी कि अब बर्दाश्त मत करना। इस बार पंकज अगर कुछ करें तो तुम पलट कर उन्हें जवाब दोगी। कैसे दोगी वो तुम जानो, बाकी हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता मत करना। कहते हुए भाभी ने तो फ़ोन रख दिया, लेकिन एक तूफान सा उठने लगा रिया के दिल में। सोचने पर मजबूर हो गई। भाभी की बातें, कल की लड़ाई झगड़े को लेकर रिया परेशान थी, दुखी भी थी। ऊपर से भाभी की बातें दिमाग में चल रही थी और इन्हीं तूफानों के बीच में वो बना रही थी खाना। खाने में कब हल्दी गया, कब नमक गया, मिर्च मसाले, जैसे रिया को सुध ही नहीं रहा। रिया इतनी मानसिक रूप से परेशान हो गई थी कि उसने नमक खाने में 2 बार डाल दिया, जिसका नतीजा ये निकला जैसे ही पहला निवाला पंकज ने मुंह में डाला वैसे ही चिढ़ते हुए उठ गया और रिया को घूर के देखने लगता है। अभी कल का नशा उतरा नहीं क्या? तभी तो खाने पर ध्यान नहीं रहा। ये क्या खाना बनाया तुमने? इंसान तो क्या जानवर भी नहीं खाएंगे। कहते हुए पंकज ने थाली उठाकर फेंक दी। पंकज का रूप देख रिया डर गई, कहीं फिर से पंकज। कि तभी रिया के दिमाग में भाभी की बातें गूंजने लगी। जवाब देना सीखो रिया, जवाब देना सीखो। तुम्हें अपने हक के लिए खड़ा होना ही होगा, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगी। रिया ने बड़ी कोशिश करके कहा, अगर खाने में नमक तेज था तो खाना फेंकने की क्या जरूरत थी? मत खाया होता खाना। पहली बार रिया ने बोला था, वो भी डरते डरते। लेकिन ये तो पंकज की मर्दांगनी पर तमाचा था। रिया के मुंह से आवाज कैसे निकल गई? तनतनाता हुआ पहुंचा रिया के पास और उठाया एक जोरदार का थप्पड़ लगाने को। हाँ भाई, तेरी अकल ठिकाने आ गई है। लगता है कल की मार का असर खत्म हो गया है, तभी तो दोबारा से गर्मी आ गई तेरे में। और ऐसी गर्मी कि आज तेरी जुबान भी चलने लगी है। कहते हुए जैसे ही पंकज रिया को मारने गया, रिया ने पंकज का हाथ पकड़ा और खींचते हुए एक चाटा पंकज की गाल पर रख दिया। झुक गया एक और पंकज, हैरानी से आंखें फाड़े रिया को देखता रहा। इधर संगीता जी का निवाला भी हाथ से छूटकर गिर गया। मुंह खुला का खुला ही रह गया। हैरानी से वो लगातार रिया को देखे जा रही थी। संगीता जी भी गुस्से में बौखला गईं। रिया को भला बुरा कहते हुए पंकज से कहने लगी, पकड़ बेटा, इसके बाद लगा 2-4 थप्पड़ इसको। देखो तो इसको शर्म नहीं आती है। करमजली नास पीटी, हाथ उठा दिया इसने। इधर पंकज की तो मर्दांगनी ही कम हो गई थी। पहली बार पत्नी ने उसके ऊपर हाथ जो उठा दिया था। पंकज आव देखा न ताव देखा, जो भी हाथ में आया उठाकर रिया को मारने आया। रिया ने भी पंकज का हाथ पकड़ा और पीछे धक्का देते हुए सोफे पर गिरा दिया और खुद हाथों में अपना चप्पल निकालकर पंकज को धमकाते हुए कहने लगी, बस बहुत हो गया। हे राम, देखो तो इसके कैसे पर निकल आए हैं। काट बेटा, इसके पर आज के अभी काट, नहीं तो पूरे घर की इज्जत का नाश कर देगी ये। बताओ भला, अभी तक तो इसका ये रूप हमने देखा ही नहीं था। हे राम, कहाँ से ये करम जली आ गई मेरे घर में। चुप बुढ़िया, कब से तेरी बड़बड़ सुने जा रही हूँ। उस समय तो तुम्हारे मुंह में जबान ही नहीं होती थी, जब तुम्हारा बेटा जानवरों की तरह मुझे मारता था, पीटता था, मुझे घसीटता था। आज तुम्हारी जबान भी बहुत चलने लगी है। वो पति हैं, वो आदमी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी के ऊपर जुल्म करेगा, उसे पैर की जूती समझ के रहेगा। शुरुआत से ही अगर तुमने मना किया होता तो उसकी कतई हिम्मत नहीं होती कि रोज मुझे गधे की तरह मारते पीटते, सबके सामने जलील करते। जब मैं सबके सामने मार खा रही थी तब तो आपने कुछ नहीं बोला था। इसलिए बेहतर यही होगा आपके लिए कि आप आज भी पति पत्नी के बीच में बोलने की कोशिश मत करना। और तुम्हें पंकज, आज के बाद अगर गलती से भी कभी भी हाथ उठाने की कोशिश की, भगवान कसम खा के कहती हूँ, हाथ तोड़ के रख दूंगी। पति हो, पति वाली इज्जत चाहते हो तो ढंग से तमीज से मेरे साथ पेश आया करो, वरना फिर भूल जाओ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर मैं चाहूँ अभी इसी वक्त फ़ोन करके पुलिस बुला सकती हूँ और पूरे खानदान को जेल की सैर करवा दूंगी। लेकिन घर की इज्जत की बात है, पहली और आखिरी बार से चेतावनी दे रही हूँ, आइंदा से
मेरे साथ कोई भी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अपनी इज्जत का जनाजा निकालने के लिए खुद तैयार रहना। कहते हुए रिया ने चप्पल वहीं फेंक दिया और अपने कमरे में चली गई। आज रिया का इतना गुस्सा भरा रूप देख संगीता जी ही क्या, पंकज खुद हैरान था। आज उसने पहली बार रिया के सामने ना बोलने में ही भलाई समझी थी। उसे पूरा विश्वास था कि अगर वो दोबारा कुछ भी उल्टा सीधा करेगा तो रिया उसे जेल भेजवाने से भी परहेज नहीं करेगी। बाकी जो पुलिस का लफड़ा होगा सो अलग से, डर कहो या इज्जत, जैसा भी हो, आज के बाद ना संगीता जी की हिम्मत हुई रिया के खिलाफ कुछ भी कहने की, ना ही पंकज की हिम्मत हुई कि वो कभी भी पलट कर रिया पर हाथ उठा सके। दोस्तों, सच्ची तो कहा है, जरूरी नहीं कि पति पत्नी के अत्याचार से तंग आकर ससुराल से अलग हो जाए या तलाक ले लो। पति का क्या है, वो तो दूसरी शादी करके घर बसा लेगा, लेकिन बच्चों के साथ जिंदगी तो बर्बाद औरतों की होती है, जिसके लिए रिया का तरीका एकदम सही था। दोस्तों, ये पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है, कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।